कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हम सभी ने कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा कर लिया था। आई होप आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे और पूरा नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना है और समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की अगर हम बात करें तो हेनरी क्या बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब कि जो गैस है उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ, मैं गैस को लिक्विड में घोल रहा हूँ, तो गैस का लिक्विड में घुलना उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, जो कि हम सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इस वाली चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है ये लॉ क्या है और कैसे आ रहा है। जैसे मान लो मैंने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में मान लो कि मैंने ये एक लिक्विड ले लिया, ए लिक्विड ले लिया, कोई लिक्विड है ए लिक्विड, ठीक है, और इसमें मैं घोल रहा हूँ गैस। लिक्विड और गैस को घोलकर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये मान लो कि ये मैंने मान लिया कि ये बी गैस है। ठीक, ओके। अब ये जो गैस इस लिक्विड में, मान लो ये गैस है, ये लिक्विड में थोड़ी थोड़ी इधर इधर डिसॉल्व हो रही है, इसी को सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं हम। ये जो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इस गैस की इस लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है, इसी के लिए हेनरी ने हमें लॉ दिया है अपना। और वो लॉ क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ए लिक्विड की और इस ए लिक्विड के ऊपर मैंने यहाँ पे ये बी गैस छोड़ी हुई है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये बी गैस ऐसी नॉर्मल यहाँ पे रखी हुई है, तो ये थोड़ी थोड़ी इसमें डिसॉल्व हो रही है। ये थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरीके से मैंने बना दिया, हाईलाइट कर दिया आपको कि मान लो इतने इतने पार्ट में ये गैस डिसॉल्व हो रही है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें कि यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगाऊं और इस पिस्टन से मैं प्रेशर लगाना शुरू करूं ऊपर से, यानी इस पिस्टन को नीचे दबाना शुरू करूं। इस पिस्टन को हम नीचे दबाएं, यानी इस पिस्टन से हम इस गैस के ऊपर, ये जो गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इस पूरे सॉल्यूशन के ऊपर मैं इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करूँ, इस पिस्टन से प्रेशर लगाऊँ नीचे की तरफ, और इस प्रेशर को मैं, इस प्रेशर को पी से शो कर दूं, इस प्रेशर पी को मैं बढ़ाता चला जाऊं, यानी इस पिस्टन पे प्रेशर मैं बढ़ाता चला जाऊं, इस पिस्टन को ज़ोर से नीचे दबाता चला जाऊं। तो आप ही मुझे बताएं कि जैसे जैसे मैं पिस्टन पे प्रेशर बढ़ाऊंगा और ये पिस्टन नीचे आएगा, तो इसके नीचे आने की वजह से, यानी प्रेशर बढ़ने की वजह से, जो यहाँ पे जो गैस थी ये और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी ना। यहाँ पे मान लो इतना डिसॉल्व हो गया, ये जो गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे ये जो गैस का अमाउंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं डिनोट कर दूँ एम से। आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने एम से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि जब मैं पिस्टन से प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ, यानी पिस्टन को नीचे की तरफ दबाता जा रहा हूँ, तो ये जो गैस है ये लिक्विड के अंदर और ज़्यादा घुलती जा रही है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिसको हम एम से शो कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। समझ पा रहे हो ना आप कि अगर मान लो कि यहाँ पे अभी और गैस पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं प्रेशर को और बढ़ा दूँ, प्रेशर को मैं और बढ़ा दूं, यानी पिस्टन को और नीचे दबाऊं, तो ये जो गैस है ये भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। पिस्टन को अगर मैं और नीचे दबाऊं, ये पिस्टन और नीचे आ जाए, मान लो ये और नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये और ज़्यादा गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाने वाली है, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर और बढ़ जाएगी। गैस की सॉल्युबिलिटी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एम से, यानी प्रेशर को और बढ़ाने से एम और बढ़ जाएगा।
आप बात समझ रहे हो कि क्या हो रहा है कि जैसे हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं ए लिक्विड और बी गैस का, ठीक है। अब ए लिक्विड और बी गैस के सॉल्यूशन को बनाने में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने, देखिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने ए लिक्विड लिया हुआ था और इस ए लिक्विड के ऊपर यहाँ पे हमने रखी हुई थी बी गैस, ठीक। और इस पर कोई भी प्रेशर नहीं था, तो थोड़ी थोड़ी गैस लिक्विड में मान लो घुल रही है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अभी कम है, मान लो इतनी है, मतलब m जो है अभी बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ये जो गैस है, इस गैस के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करता जाऊँगा, यानी गैस के ऊपर प्रेशर लगा के इसको नीचे की तरफ मैं दबाऊँ तो ये लिक्विड के अंदर और ज़्यादा डिज़ोल्व होती जाएगी ना, ये लिक्विड के अंदर और ज़्यादा घुलती जाएगी। मतलब अगर ये, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए रफली मैं ये चीज़ आपके लिए करा रहा हूँ कि अगर मैंने ये पिस्टन लगाया भाई और इस पिस्टन को मैं ज़ोर से नीचे दबाऊँ, तो इस पिस्टन को नीचे दबाने पे यानी प्रेशर को बढ़ाने पे ये जो गैस है ये इस लिक्विड के अंदर और ज़्यादा सॉल्युबल होती जाएगी, यानी और ज़्यादा घुलती जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? जैसे जैसे पिस्टन नीचे आता जाएगा तो यहाँ वाली जो गैस थी वो कहाँ जाती जाएगी? लिक्विड के अंदर। सीधा फंडा है, पिस्टन को और नीचे दबाऊंगा ये गैस भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी, मतलब m जो है ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब आप मुझे बता दो, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो m यानी क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है यानी घुला हुआ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और उसको मैं किससे शो कर रहा हूँ? m से। तो आप मुझे बताइए m यानी solubility of gas in liquid। तो m यानी solubility of gas in liquid मतलब गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है यानी जो लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, वो अमाउंट m प्रेशर के बढ़ाने पे बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं यानी हम पिस्टन को नीचे ला रहे हैं, यानी पिस्टन के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई करते जा रहे हैं, तो पिस्टन से प्रेशर बढ़ाने पे m यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ रहा है। P यानी प्रेशर, P यानी ये जो सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ इस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाइंग प्रेशर, इस प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ रही है। तो बताएं, इसको बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ रहा है, तो दोनों में कौन सा रिलेशन होगा? बोलो। हम पढ़ते आए भाई अभी तक कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ भी बढ़े तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, होता है ना। अच्छा बताओ ज़रा, इसको बढ़ाते और ये घटता तो दोनों में कौन सा रिलेशन होता? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। लेकिन मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और ये बढ़ रहा है, इसको घटाऊंगा तो ये घटेगा, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और यही तो हमारा हेनरी लॉ है। लेकिन ये चीज़ हमने कैसे ली है कि हमने T यानी टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट। ठीक है, तो T यानी टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखें तो उस कंडीशन में m यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P यानी प्रेशर जो कि हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और यही है हमारा हेनरीज लॉ। एक बार आप पढ़ लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? m से, is directly proportional to pressure। और कौन सा प्रेशर? जो अप्लाई हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर। बात को समझ गए आप? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से क्या मतलब है मेरा? गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड के अंदर घुल रहा है उसी को बोल रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है कब? जब हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं।
ठीक है ना। गैस का वो अमाउंट जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं m से। और ये बढ़ता जा रहा है कब, जब हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पिस्टन को जैसे जैसे नीचे ला रहे हैं, पिस्टन को जितना नीचे दबा रहे हैं, ये जो सॉल्युबिलिटी है यानी ये जो m है, यानी जो गैस का अमाउंट है लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है वो बढ़ रहा है, यानी P को बढ़ाने पे m बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कब, जब टेम्परेचर को क्या रख रखा है, कांस्टेंट। और यही क्या है, हेनरीज लॉ, कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P यानी प्रेशर के, जो कि सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, आसान था। अब इसके आगे तो आपको पता ही है भाई, प्रोपोर्शनल साइन है, अगर प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये मैंने KH लिया है, ये KH क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट। ठीक, KH क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब आता है, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल साइन लगाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक, इतना आप नोट कर लो। हमने निकाल लिया है m इज इक्वल टू KHP। जहाँ पर KH की बात करें तो ये क्या है बताइए, KH इज कांस्टेंट। और हेनरी ने ये कांस्टेंट दिया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक, इतनी बात हो गई। अब अगर इस P को उठा के मैं इधर ले जाऊं, बताइए क्या होगा, KH इज इक्वल टू, ये P इधर इंटू में है, इधर आएगा तो किस में आ जाने वाला है, डिवाइड में। इक्वेशन फर्स्ट। और यही है हमारा हेनरी लॉ। मतलब अगर आपको बोर्ड में वो व्हाट इज हेनरी लॉ पूछता है और अगर आपके लिए आंसर लिखना है तो आप इतना ही लिख देंगे बस, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। इसमें हमारे हेनरी लॉ का डेफिनेशन भी आ गया है और एक्सप्रेशन भी आ गया है। ठीक, KH इज इक्वल टू m यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिवाइडेड बाय P यानी प्रेशर अप्लाइंग ऑन सॉल्यूशन। ठीक, तो इतना हो गया हमारा हेनरी लॉ। इसके बाद हमें क्या देखना है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। दूसरे नंबर पे देखना है हमें हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला लॉ है देखा जाए तो। जैसे पहला जो एप्लीकेशन है वो मैं आपके लिए बता दूं, कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से मेरा मतलब है, वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो सारी कार्बोनेटेड ही होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे नॉर्मल जो पेप्सी कोला, जो आप गर्मियाँ चल रही हैं तो पता ही होगा आपको, है ना। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनमें क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व कर दिया जाता है लिक्विड में। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का लिक्विड होता है, जो स्वीट सा फ्लेवर होता है उसका, उसमें बहुत हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो भर देते हैं। ठीक है ना। तो इसके वजह से ही क्या होता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो पानी होता है H2O, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर जाता है और कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। इसी कार्बोनिक एसिड के वजह से वो उसका जो टेस्ट होता है ना, अलग टेस्ट होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, पेप्सी कोला जो भी आप लेते हो पीते होगे, तो जो अलग सा टेस्ट आता है, जो तीक्ष्ण सा स्वाद आता है उसका, वो कार्बोनिक एसिड के वजह से ही आता है। जो स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी से टूट जाता है ये कम प्रेशर होते ही, लेकिन हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी लिक्विड होती हैं। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसे आप देखते होंगे कि जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का ढक्कन जो ऊपर लगा हुआ होता है उसको खोलते हैं तो हमें दिखाई भी देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बबल्स जो होते हैं वो एकदम से ऊपर आते हैं ना,
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस की जो है बबल्स होते हैं और वो अचानक से ऊपर आते हैं और बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि जैसे ही हम उसका जो ढक्कन है उसको हटाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मैंने आपके लिए बताया ना, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसके वजह से सॉल्युबिलिटी बड़ी होती है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर घुली हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम उसके ढक्कन को हटाते, कैप को हटाते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, और वो सॉल्युबिलिटी कम होते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो अचानक से बाहर आने लगती है ना, बबल्स टाइप के आने लगते हैं ऊपर, आपने देखा होगा। जैसे हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का जो है कैप को हटाते हैं, ढक्कन को हटाते हैं, तो ये चीज़ तो आपने नॉर्मली प्रैक्टिकली देखी होगी। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो तो यही हो गया कि जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना। दूसरा जो इनका यूज़ है वो है स्कूबा डाइविंग में। इस पे हमारे बोर्ड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी बना हुआ है एक बार, कि स्कूबा डाइविंग का मतलब तो आपको पता होगा भाई, जो गोताखोर होते हैं समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई तक जो लोग जाते हैं उसी को हम स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, गोताखोरी को स्कूबा डाइविंग बोला जाता है। तो आपने देखा होगा, कभी टीवी वगैरह में देखा हो कि वो जो गोताखोर होते हैं यानी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो डाइविंग में पीछे सिलेंडर लगा के जाते हैं। भाई इतनी देर तक सांस तो रोक ही नहीं जा सकती ना, तो इसलिए जो सिलेंडर होता है पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में पहले वो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर भर के लेके जाते थे। भाई स्कूबा डाइविंग का मतलब क्या होता है? गोताखोरी। जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में जाते हैं, पानी में गहराई तक, समुद्री तल तक, तो इतनी देर तक सांस को तो रोका जा नहीं सकता, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे बांध के लेके जाते हैं और उसकी हेल्प से सांस लेते रहते हैं, है ना। जो उनका जो ब्रीथ है वो चलता रहता है। तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस का मिक्सचर लेके जाते थे वो लेके जाते थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पहले। अच्छा, दिमाग में एक चीज़ ये भी आती है कि भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले जाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन गैस ही तो ले जाते। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है 78% और ऑक्सीजन कितना है 21%। तो ज़्यादा अमाउंट में है नाइट्रोजन और कम अमाउंट में है ऑक्सीजन। तो हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स को इतने ही रेशियो में गैस को लेने की आदत है। जो हमारे लंग्स हैं वो इसी रेशियो को लेने के एडेप्ट हैं, इसी रेशियो ऑफ गैस को लेने के अनुकूल हैं, है ना। तो अगर हम प्योर ऑक्सीजन गैस लेंगे तो हमारे लंग्स शायद उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ, है ना। तो हमारे जो लंग्स हैं वो उसी रेशियो को एक्सेप्ट करेंगे जो हम नॉर्मली ले रहे हैं, जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। अभी हमारे आसपास जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो ऑक्सीजन कितना है 21% और नाइट्रोजन कितना है 78%, यानी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस पड़ी हुई है अभी हमारे आसपास। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जो मिक्सचर लेके जाते थे वो ऐसे ही मिक्सचर लेके जाते थे जो एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ताकि जो डाइविंग करते वक्त उनके लंग्स नॉर्मली जो गैस का रेशियो एक्सेप्ट करते हैं उसी तरीके से इस गैस को भी एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है ना। तो जितना एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पड़ा हुआ है इतना ही वो लेके जाते थे। बाकी अगर अपन आगे बात करें तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो अगर नॉर्मली देखा जाए, जैसे अभी मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूँ तो नॉर्मली प्रेशर है मेरे ऊपर, अभी एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन वो प्रेशर इतना कम है कि मुझे महसूस भी नहीं हो रहा। भाई प्रेशर तो लग रहा है मेरे ऊपर, एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है, लेकिन वो प्रेशर इतना कम है कि वो प्रेशर मुझे महसूस भी नहीं हो रहा। तो अभी मतलब मेरे ऊपर प्रेशर कम है। तो कम प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस होती है ये हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती, मतलब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ किया हमने, जो ऑक्सीजन गैस है वो तो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो गई, लेकिन नाइट्रोजन गैस
कम प्रेशर पे, लो प्रेशर पे हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एट लो प्रेशर इनसॉल्युबल है इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में घुलने वाली नहीं है नाइट्रोजन गैस लो प्रेशर पे। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और बाहर निकाल दे रहे हैं, ये हमारे ब्लड में घुल ही नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं और समुद्र में बहुत नीचे पहुंच जाएंगे हम, तो बताइए ज़रा, जब समुद्र में बहुत नीचे पहुंच जाएंगे, पानी के बहुत नीचे पहुंच जाएंगे, तो बहुत नीचे जाने पे तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ना। अरे इतना सारा पानी है ऊपर, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ना। तो समुद्र में नीचे पहुंचने पे प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई। तो एट हाई प्रेशर, अगर बहुत हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्युबल है इन ब्लड। मतलब जब जो गोताखोर हैं वो समुद्र में बहुत नीचे पहुंच जाते हैं, तो नॉर्मल ऊपर तो प्रेशर कम है, लेकिन समुद्र में बहुत नीचे पहुंच जाने पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और प्रेशर हाई हो जाने की वजह से नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल हो जाती है इन ब्लड। हमारे ब्लड में नॉर्मली यानी कम प्रेशर पे तो नाइट्रोजन गैस इनसॉल्युबल है, लेकिन समुद्र में बहुत नीचे जाने की वजह से नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, घुल जाएगी। अब ब्लड में नाइट्रोजन गैस घुल गई, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन जब वो गोताखोर ऊपर आते हैं, जब वो वापस ऊपर आना शुरू करते हैं, तो ऊपर आएंगे, देखो समुद्र में नीचे तो प्रेशर था कम, सॉरी ज़्यादा, समझना आप ध्यान से कि समुद्र में वो बहुत नीचे पहुंच गए, तो नीचे पहुंचने पे हाई प्रेशर के वजह से नाइट्रोजन गैस ब्लड में सॉल्युबल हो गई यानी घुल गई। लेकिन जब वो समुद्री तल से ऊपर आना शुरू करेंगे वापस सतह की तरफ, यानी वापस ऊपर आएंगे वो सरफेस की तरफ, तो होगा क्या कि जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो प्रेशर वापस क्या होता जाएगा, कम, यानी प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। और लो प्रेशर पे तो नाइट्रोजन गैस इनसॉल्युबल है ना ब्लड में, यानी घुलेगी नहीं। तो जो सॉल्युबल नाइट्रोजन गैस है हाई प्रेशर पे नीचे जाने के वजह से जो नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर घुल गई, वो वापस ऊपर आने पे ब्लड से बाहर निकलेगी। और जब वो ब्लड से बाहर निकलती है यानी इनसॉल्युबल होती है ब्लड में, तो उसके बबल्स टाइप के बन जाते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है ना। देखो हमारा ब्लड किस में बह रहा है, जो हमारी आर्टरी और वैन है पूरे शरीर में, इनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, और इनमें नाइट्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो डाइविंग करते हैं जो लोग, जब वो वापस ऊपर आते हैं और नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे जो उनके ब्लड में घुल गई थी, जब वो वापस ऊपर आते हैं तो वो बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से डेथ भी हो जाती है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है कभी कभार हाई पेन की वजह से, बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो बबल्स के वजह से, छोटी आर्टरी तो बस्ट होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये समस्या आ जाती थी जब स्कूबा डाइविंग करने के लिए स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर लेके जाते थे, कि जब वो मिक्सचर लेके जाते थे तो नीचे जाने पे हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन गैस ब्लड में घुल जाती थी, और जब वो वापस ऊपर आते थे तो लो प्रेशर के वजह से नाइट्रोजन गैस वापस से बाहर निकलती थी। तो बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन होता था, है ना। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब प्रेजेंट टाइम पे ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर लेके जाया जाता है। इसी रेशियो में नाइट्रोजन को रिप्लेस करके क्या ले लिया हमने, हीलियम गैस, ठीक है ना। हीलियम गैस भी नाइट्रोजन की तरह ही मान लो, नाइट्रोजन भी ऑलमोस्ट इनर्ट होती है, हीलियम भी इनर्ट गैस है ही सही। तो होता क्या है कि हीलियम की खासियत क्या है कि हीलियम हाई और लो दोनों ही प्रेशर पे ब्लड में इनसॉल्युबल है, यानी घुलती नहीं है। चाहे कम प्रेशर हो तो भी नहीं घुलने वाली है, और हाई प्रेशर हो जाए तो भी नहीं घुलने वाली है। तो जब बहुत नीचे भी पहुंच जाएं समुद्र में, कितना ही हाई प्रेशर हो जाए, तो हीलियम गैस ब्लड में डिजोल्व यानी सॉल्युबल नहीं है। इस वजह से जब नीचे रहते हैं तो भी सॉल्युबल नहीं है, और बाहर आते हैं तो भी सॉल्युबल नहीं है। तो हीलियम गैस हमारे ब्लड में पहुंच ही नहीं पाती।
और जब हमारे ब्लड में पहुंच ही नहीं पाती तो बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है, तो ये हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद जब बाहर निकलती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस वजह से इस पे हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूबा डाइविंग में पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर लेके जाते थे, लेकिन अब उसको बंद करके नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं। क्यों, वाई, हमें कॉज देना था, कारण समझाना था। तो वहाँ पे कारण हमें क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा कि भाई हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी, यानी ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी, और फिर जब वो लो प्रेशर पे बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जबकि हीलियम गैस चाहे हाई प्रेशर हो चाहे लो प्रेशर हो, दोनों ही कंडीशन में ब्लड में डिजॉल्व नहीं होने वाली। तो हाई प्रेशर पे भी हीलियम गैस ब्लड में डिजोल्व नहीं होगी तो ब्लड में पहुंचेगी ही नहीं, जब पहुंचेगी नहीं तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। समझ गए ना बात को आप, कि भाई नाइट्रोजन की जगह पे हीलियम का इस्तेमाल क्यों करने लगे, वो बहुत ज़्यादा जो पेन होता था उससे बचने के लिए। और यही चीज़ हेनरीज लॉ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि भाई नाइट्रोजन गैस लो प्रेशर पे ब्लड में डिजोल्व नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ब्लड के अंदर जाके घुल गई। समझ गए बात को, नोट कर लो इतना। तो आज हमने पढ़ा हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। हेनरी लॉ हमने पढ़ा कि भाई जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, और साथ ही हमने पढ़े कुछ एप्लीकेशंस भी हेनरी लॉ के, कि हेनरी लॉ का नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो क्या है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग के बारे में पढ़ लिया, और जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस आते हैं, और भी हेनरीज लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं आसान से ही हैं, आप पढ़ेंगे, आपके पास जो भी बुक है उससे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप आपके लिए आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हेनरी लॉ का आपने ठीक तरीके से समझा होगा, मैंने पूरी कोशिश की। फिर भी अगर आपके लिए कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, कल से हम इसी चैप्टर का एक नया जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया ही पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोगों के लिए आज इतना ही करना है। थैंक यू।